Central Council of Ministers. As the Constitution of India provides for a parliamentary system of government modified on the British pattern, the Council of Ministers headed by the Prime Minister is the real executive authority, is our politico-administrative system. इंडिया ने प्रमुख रूप से ब्रिटिश वेस्टमिनिस्टर मॉडल के आधार पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की स्थापना की गई है। बहुत सारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो ट्रेडिशंस हैं, जो परंपराएं हैं, जो ब्रिटिश शासन प्रणाली में फॉलो की जाती हैं, वो भारत की शासन प्रणाली में भी फॉलो की जाती हैं। और भारत के संविधान के प्रमुख रूप से दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 74 एंड आर्टिकल 75 सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेन करता है। The principles of parliamentary system of government are not detailed in the constitution, but two articles, Article 74 and Article 75 deals with them in a broad, sketchy and general manners. प्रमुख रूप से आर्टिकल 74 और 75 इन दो प्रमुख आर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर हमारी जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिपेंड्स करती है, चलती है। आर्टिकल 74 डील्स विद द स्टेटस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो मिनिस्टर्स का स्टेटस क्या होगा, उनकी पावर्स क्या होंगी, इसको आर्टिकल 74 डील करता है। आर्टिकल 75 डील्स विद द अपॉइंटमेंट, उनकी नियुक्ति कैसे की जाएगी, प्राइम मिनिस्टर की सिफारिश पर की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर आम चुनाव के बाद जिस पार्टी को बहुमत मिलेगा उस पार्टी को नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त करेगा और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को एक सूची सौंपेगा। उस सूची के अनुसार राष्ट्रपति, उस लिस्ट के अनुसार राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। टेन्योर्स, मंत्रियों का कार्यकाल क्या होगा, रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनकी क्या रहेंगी, उनकी क्वालिफिकेशन, ओथ, सैलरीज, अलाउंसेस ऑफ द मिनिस्टर्स। ऑल अदर मैटर्स आर डील बाय आर्टिकल 75 जो अनुच्छेद है बाकी सारे मामलों को डील करेगा। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस प्रमुख रूप से इन डिटेल्स आर्टिकल 74 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू एड एंड एडवाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 74 ये कहता है कि एक देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एडवाइस प्रेसिडेंट। प्राइम मिनिस्टर को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, लेकिन जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसमें प्राइम मिनिस्टर के द्वारा जो सलाह दी जाती है, जो मंत्रिमंडल के द्वारा जो सलाह दी जाती है, वो वास्तव में एक तरह से एग्जीक्यूटिव वर्क होता है। सुप्रीम कोर्ट का भी एक डिसीजन है कि कभी भी राष्ट्रपति अपने आप में बिना सलाह के कोई कार्य नहीं कर सकता। मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करना राष्ट्रपति का प्रमुख कर्तव्य है। यदि राष्ट्रपति अपने आप डिसीजन करते हुए कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजन करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाएगा, असंवैधानिक माना जाएगा। और असंवैधानिक कार्य का मतलब राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग का मुकदमा भी हो सकता है। महाभियोग का मुकदमा गवर्नमेंट चला सकती है, पार्लियामेंट में चला सकती है, क्योंकि राष्ट्रपति के खिलाफ केवल एक ही आधार पर, संविधान के उल्लंघन के आधार पर महाभियोग का मुकदमा चलाया जा सकता है। देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्ट इन अकॉर्डेंस विद सच एडवाइस। यानी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, उसके हेड प्रधानमंत्री होंगे और राष्ट्रपति उसकी सलाह से काम करेगा। हाउएवर द प्रेसिडेंट मे रिक्वायर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स to reconsider such advice and president shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration। हाँ, हालांकि भारत के राष्ट्रपति के पास एक विशेष पावर है कि वो उसको रिकंसिडर के लिए कह सकता है। अगर राष्ट्रपति को ये लगे कि जो सलाह दी गई है वो जनहित में नहीं है, देश हित में नहीं है और उसके ऊपर पुनर्विचार किया जाना चाहिए, तो मंत्रिमंडल को एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। लेकिन अगर मंत्रिमंडल उसे पुनर्विचार के बाद दोबारा से राष्ट्रपति को कोई सलाह देता है तो राष्ट्रपति को उस सलाह के ऊपर आचरण करना पड़ेगा, उस सलाह के अनुसार कार्य करना पड़ेगा। द एडवाइस टेंडर्ड बाय मिनिस्टर्स टू द प्रेसिडेंट शैल नॉट बी इंक्वायर्ड इनटू इन एनी कोर्ट। जो भी सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के द्वारा दी गई है उसके ऊपर किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ के अंदर विचार नहीं किया जा सकता, कंसिडर नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति को उस सलाह के अनुसार चलना है। विशेषकर आर्टिकल जो भारत के संविधान के संशोधन है, अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, अमेंडमेंट 42 एंड 44 के बाद, इससे पहले जो ये परंपरागत रूप से एक तरह से राष्ट्रपति के लिए जो संसदीय परंपरा है उसके अनुसार मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार चलना होता था। अब इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी कर दिया गया है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल की सलाह के अनुसार कार्य करेगा। आर्टिकल 75 अदर प्रोविजंस एज टू मिनिस्टर्स, the prime minister shall be appointed by the president and other ministers shall be appointed by the president on the advice of the prime minister।
कि जो प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के द्वारा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर की जाएगी। प्रधानमंत्री प्रमुख रूप से होता है कि प्रधानमंत्री अपने जो प्रमुख राजनीतिक पार्टी के नेता हैं उनको मंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। प्रधानमंत्री एक सूची, एक लिस्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। उसमें राष्ट्रपति न तो अपनी ओर से कोई एक नाम शामिल कर सकता है और न ही कोई एक नाम काट सकता है। जो सूची प्रधानमंत्री के द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है उसी के अनुसार राष्ट्रपति मंत्री पद पर नियुक्त कर देता है। The total number of ministers, including the Prime Minister, in Council of Ministers shall not exceed 15% of the total strength in the Lok Sabha. This provision was added by the 91st Amendment Act of 2003. 2003 में जो भारत के संविधान में संशोधन किया गया, 91वां संशोधन, 91st जो संशोधन हुआ, उससे पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में कितनी सदस्य संख्या होगी इसके लिए कोई प्रोविज़न नहीं था। ये प्राइम मिनिस्टर के ऊपर निर्भर करता था कि वो अपने मंत्रिमंडल को, अपनी मंत्रिपरिषद को संक्षिप्त रखना चाहता है या बड़ा रखना चाहता है। कई बार राजनीतिक उद्देश्यों के चलते, राजनीतिक कारणों के चलते प्रधानमंत्री को अपने मंत्रिमंडल का, बड़े मंत्रिमंडल का गठन करना पड़ता था। जो गठबंधन में, जो खास करके जो गठबंधन की राजनीति का जो दौर है उसमें अनेक छोटी छोटी राजनीतिक पार्टियों के सदस्यों को भी सेटिस्फाई करने के लिए प्रधानमंत्री को मंत्री पद पर उनकी नियुक्ति करनी पड़ती थी। लेकिन अब इस संशोधन के बाद जो लोकसभा की जो सदस्य संख्या है उससे 15% से ज़्यादा मंत्री पद पर नियुक्ति नहीं की जा सकती। अब यानी संविधान के द्वारा जो सदस्य संख्या थी वो निश्चित कर दी गई है। प्रमुख रूप से पहले यही माना जाता था कि ये प्राइम मिनिस्टर की मर्जी है, ये इच्छा है कि वो किसको मंत्री पद पर बनाए और कितने लोगों को मंत्री पद पर नियुक्ति करे। अब इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन हो गया है। इसमें प्रमुख रूप से कई बार क्वेश्चन भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इसमें पूछ लिया जाता है कि किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा कि भी ये मंत्रिमंडल की जो सदस्य संख्या है वो निश्चित कर दिया गया है, उसमें रेशो कितना निश्चित किया गया है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं। ए मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट बिलोंगिंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी हु इज डिसक्वालिफाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन shall also be disqualified to the appointment as a minister. This provision was also added by the 91st Amendment Act of the 2003. 91st Amendment Act of 2003 के बाद एक प्रमुख रूप से जो एंटी डिफेक्शन लॉ था उसमें एक अमेंडमेंट और कर दिया गया है। पहले अगर किसी राजनीतिक पार्टी में जो 10th शेड्यूल में जो प्राइम मिनिस्टर श्री राजीव गांधी के समय में जो एंटी डिफेक्शन लॉ लेकर आया गया था उसमें अगर किसी एक राजनीतिक पार्टी के 1/3 मेंबर्स अपनी राजनीतिक पार्टी को छोड़कर किसी अन्य राजनीतिक पार्टी में शामिल हो जाएं तो उसको पार्टी में डिफेक्शन मान लिया जाएगा, विभाजन मान लिया जाएगा और उनके ऊपर दल परिवर्तन विरोधी कानून लागू नहीं होगा। लेकिन अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग चाहे वो सदस्य संख्या उनकी जो पार्टी छोड़ने वालों की कितनी भी क्यों ना हो, ये जो प्रोविजंस था 10th शेड्यूल में उसको अमेंड कर दिया गया है। अब अगर कोई एक व्यक्ति किसी एक राजनीतिक पार्टी के चुनाव की टिकट के ऊपर, एक राजनीतिक पार्टी का वो सदस्य है, उसकी टिकट के ऊपर चुनाव लड़ता है और चुनाव जीतने के बाद अगर वो अपनी राजनीतिक पार्टी के खिलाफ वोट करता है, उसके व्हिप का उल्लंघन करता है, अनुपस्थित रहता है, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। और एक बार इस तरह से कोई अगर सदस्य डिस्क्वालीफाई हो जाए, उसकी मेंबरशिप खत्म हो जाए, तो उस सदन के शेष कार्यकाल के लिए उसे कोई मंत्री पद या अन्य कोई भी लाभ का पद नहीं दिया जा सकता। इसके ऊपर भी कई बार एग्जामिनेशन में, वेरियस एग्जामिनेशंस में क्वेश्चन आए हैं। यहाँ तक कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम में भी और बोर्ड एग्जाम्स में भी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये प्रमुख रूप से नोट करने की बात है। द मिनिस्टर्स शैल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि मिनिस्टर्स हैं वो राष्ट्रपति के प्लेजर तक अपना पद धारण करेंगे। या राष्ट्रपति के प्रसाद, जो मंत्रिमंडल के बारे में राष्ट्रपति के प्रसाद और एक मिनिस्टर के बारे में राष्ट्रपति के प्रसाद में अंतर है। मंत्री अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी भी हैं और सामूहिक रूप से भी उत्तरदायी हैं। यहाँ अंतर है। अगर राष्ट्रपति का मंत्रिमंडल के बारे में जो प्रसाद है वो उसके लोकसभा में के बहुमत के समर्थन तक है। जिस दिन तक मंत्रिमंडल के पास लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक संपूर्ण प्रधानमंत्री सहित संपूर्ण मंत्रिमंडल अपने पद पर रहेगा। लेकिन एक मिनिस्टर के व्यक्तिगत मामले में ये प्रधानमंत्री के प्रसाद या राष्ट्रपति के प्रसाद से मतलब प्रधानमंत्री के प्रसाद से है। जब तक प्रधानमंत्री को लगता है कि इस मंत्री का कार्य संतोषजनक है, ये अच्छा कार्य करता है, तो वो अपने पद पर रहेगा। और अगर प्रधानमंत्री को लगता है कि इस मंत्री का पद पर बने रहना मंत्रिमंडल के लिए ठीक नहीं है, तो प्रधानमंत्री उस मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कह सकता है। और अगर वो त्यागपत्र ना दे तो प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति उसको पद से हटा देगा।
यानी यहाँ एक व्यक्तिगत मामले में, एक मिनिस्टर्स के मामले में, यहाँ राष्ट्रपति के प्रसाद से मतलब प्रधानमंत्री के प्रसाद से है। जब तक प्रधानमंत्री किसी मंत्री के कार्य से प्रसन्न है तो वो पद पर रहेगा। लेकिन इस मामले में प्रधानमंत्री भी एक तरह से बहुत सारी बातों पर विचार करता है, उसके पीछे राजनीतिक कारण भी होते हैं। जब गठबंधन की सरकार होती है प्रमुख रूप से, तो उस समय कई जो छोटी राजनीतिक पार्टी या अन्य राजनीतिक पार्टी के सदस्य से प्राइम मिनिस्टर संतुष्ट भी नहीं होता, लेकिन क्योंकि अगर उसको मंत्री पद से हटाने की अगर प्रधानमंत्री सिफारिश करता है तो वो राजनीतिक पार्टी अपना समर्थन वापस ले सकती है। तो प्रधानमंत्री इस तरह से कई बार सिफारिश कर भी नहीं पाता। लेकिन यहाँ एक इंडिविजुअल मिनिस्टर्स के मामले में प्रेसिडेंट के जो प्लेजर है उससे अभिप्राय प्रधानमंत्री का प्लेजर है। यानी जो सिद्धांत है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो परंपराएं हैं, ट्रेडिशंस हैं, उसके अकॉर्डिंग जब तक प्रधानमंत्री चाहेगा कोई मंत्री पद पर रहेगा। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। जो मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। मंत्रिमंडल की बैठकों में जो भी फैसला लिया गया है उसके लिए सारे के सारे मंत्री रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर कोई मंत्री सेटिस्फाई नहीं है, उससे संतुष्ट नहीं है, तो वो तो या तो त्यागपत्र दे दे, और यदि वो उस निर्णय में शामिल है, डिसीजन मेकिंग में शामिल है, तो वो जो मंत्रिमंडल ने जो फैसला किया उसके लिए वो उत्तरदायी है। और संपूर्ण जो मंत्रिमंडल है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। और लोकसभा का जब तक बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक जो मंत्रिमंडल है वो अपने पद पर कार्य करेगा। द प्रेसिडेंट शैल एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सीक्रेसी टू ए मिनिस्टर। जो प्रत्येक जो मिनिस्टर हैं उनको पद और गोपनीयता की शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति भारत की संविधान की जो शेड्यूल्स हैं उसमें मिनिस्टर्स की जो शपथ का दी हुई है उसके अकॉर्डिंग प्रत्येक मंत्री को शपथ दिलाएगा। ओथ एंड सीक्रेसी की प्रमुख रूप से मंत्री शपथ लेते हैं, भारत के संविधान की पालना की शपथ लेते हैं। ए मिनिस्टर हु इज नॉट ए मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट इन आइदर हाउस फॉर एनी पीरियड ऑफ 6 कंजिक्यूटिव मंथ शैल सीज टू बी ए मिनिस्टर। भारत के संविधान के में एक प्रमुख रूप से जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, इसमें एक ये वैसे तो ब्रिटिश ट्रेडिशन है, लेकिन हमारे संविधान में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन कर दिया गया है कि एक ऐसा व्यक्ति मिनिस्टर बन सकता है अगर वो 6 महीने तक, अगर वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, अगर वो 6 महीने तक लगातार किसी भी सदन का सदस्य नहीं बन पाता तो उसको मंत्री पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा। यहाँ तक कि जो ब्रिटिश परंपरा है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ हाउस ऑफ कॉमन्स से होना चाहिए। हालांकि भारत में भी प्राइम मिनिस्टर भी 6 महीने तक बगैर किसी सदन का सदस्य हुए रह सकता है, लेकिन सदस्य दोनों सदनों में से भी किसी सदन का बन सकता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह राज्यसभा के मेंबर रहे हैं और वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं। श्रीमती इंदिरा गांधी भी राज्यसभा की शुरुआत में जब प्राइम मिनिस्टर उनको बनाया गया था वो राज्यसभा की मेंबर थी। तो राज्यसभा के मेंबर के रूप में भी प्राइम मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है। दोनों सदनों में किसी का भी मेंबर होना चाहिए, उसको सदस्य होना जरूरी है। द सैलरी एंड अलाउंसेज ऑफ द मिनिस्टर शैल बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट। भारत का संविधान जो मिनिस्टर्स को क्या सैलरी दी जाएगी इसके बारे में प्रोविजन नहीं करता, ये पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ देता है। पार्लियामेंट ने इसके लिए समय समय पर कानून बनाए हैं जो मिनिस्टर्स की और सैलरी को डिसाइड करते हैं, और इसमें समय समय पर अमेंड किया गया है। अमेंडमेंट करने के बाद उसकी सैलरी को में इंक्रीज किया गया है, बढ़ोतरी की गई है। आर्टिकल 77 कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बिजनेस यानी काम कैसे चलाया जाएगा। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो काम है वो प्रमुख रूप से इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम पर चलाया जाएगा। जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, नाम मात्र का शासक होता है। वास्तविक शासक, रियल जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एग्जीक्यूटिव होता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। इस सब के बावजूद जो सारा शासन है, जो सारा जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस है गवर्नमेंट का, वो सारा का सारा इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। जो प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी एक्सप्रेस्ड टू बी टेकन इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। सभी को एक्सप्रेस कैसे किया जाएगा कि वो राष्ट्रपति के नाम से, अगर कोई भी महत्वपूर्ण नियुक्ति या कोई भी आदेश जारी करना है तो वो राष्ट्रपति के नाम से किया जाएगा। जैसे मान लें किसी स्टेट में अगर गवर्नर की नियुक्ति है तो वो राष्ट्रपति के नाम से नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन वास्तव में जो प्राइम मिनिस्टर है, उस पार्टी का नेता है, वो पार्टी उस पार्टी के किसी नेता को या किसी भी व्यक्ति को जिसको प्रधानमंत्री गवर्नर बनाना चाहता है, मंत्रिमंडल जिसको गवर्नर बनाना चाहता है, उसकी सिफारिश राष्ट्रपति के पास भेज दी जाती है और राष्ट्रपति उसके नाम की नियुक्ति के आदेश जारी कर देता है। यानी ऑल जो बिजनेस हैं वो एक्सप्रेस्ड टू बी कंडक्ट इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑर्डर्स एंड अदर इंस्ट्रूमेंट मेड एंड एग्जीक्यूटेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट शैल बी ऑथेंटिकेटेड इन सच ए मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। रूल्स टू बी मेड
बाय द प्रेसिडेंट, यानी ये जो बिजनेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा इसके जो रूल्स हैं वो प्रेसिडेंट बनाएगा, उस रूल्स के अकॉर्डिंग, उन मैनर्स के अकॉर्डिंग उनको स्पेसिफाई किया जाएगा। फार्दर द वैलिडिटी ऑफ एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट विच इज सो ऑथेंटिकेटेड शैल नॉट बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट इट इज नॉट एन ऑर्डर और इंस्ट्रूमेंट मेड और एग्जीक्यूटेड बाय द प्रेसिडेंट। और इस तरह का कोई भी जो आदेश है, जो इंस्ट्रूमेंट है, वो इस आधार पर किसी कोर्ट में या कहीं भी चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो प्रेसिडेंट के द्वारा नहीं बनाया गया। यानी मंत्रिमंडल ने कोई कार्य किया इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट, वो किसी भी कोर्ट में इस आधार पर चैलेंज नहीं किया जा सकता कि वो प्रेसिडेंट ने नहीं किया है। यानी मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में जो भी डिसीजन करती है वो प्रेसिडेंट का डिसीजन माना जाएगा। कोई मिनिस्टर से अगर डिसीजन करता है, कोई कार्य करता है, वो प्रेसिडेंट का डिसीजन माना जाएगा। हाँ, प्रेसिडेंट ये कर सकता है कि अगर इंडिविजुअली का अगर किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन किया है तो वो संपूर्ण मंत्रिमंडल की सलाह के लिए, उसको विचार करने के लिए रखवा सकता है। द प्रेसिडेंट शैल मेक रूल्स फॉर मोर कन्वीनियंट ट्रांजैक्शन ऑफ द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड फॉर द एलोकेशन अमंग मिनिस्टर्स ऑफ द सेड बिजनेस। इसके बारे में आगे और रूल भी भारत का प्रेसिडेंट बना सकता है। आर्टिकल 78 ड्यूटीज ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ये भारत के प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी होगी टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट ऑफ डिसीजन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन। ये प्रधानमंत्री की ड्यूटी है कि कोई भी यूनियन के एग्जीक्यूटिव लेवल पर कोई डिसीजन है, लेजिस्लेशन के लिए कोई डिसीजन केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है, उसके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करें। टू फर्निश सच इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द अफेयर्स ऑफ द यूनियन एंड प्रपोजल फॉर द लेजिस्लेशन एज द प्रेसिडेंट मे कॉल फॉर, और इस तरह की जो भी राष्ट्रपति जो भी जानकारी मांगे वो राष्ट्रपति को उपलब्ध करवाएगा। इफ द प्रेसिडेंट सो रिक्वायर्स to submit for the considerations of the Council of Ministers any matter on which a decision has been taken by a minister by which has not been considered by the Council। अगर किसी मंत्री ने कोई ऐसा डिसीजन कर लिया है जिसको कंप्लीट जो संपूर्ण जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उसके ऊपर उन्होंने कंसिडर नहीं किया, तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से संपूर्ण मंत्रिमंडल के विचार के लिए उसे रखवा सकता है। आर्टिकल 88 राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट टू द हाउस, जो भारत की संसद है, हाउसेज हैं, बोथ हाउसेज के संबंध में जो मिनिस्टर्स के क्या अधिकार होंगे इसको डील करता है आर्टिकल 88 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। एवरी मिनिस्टर शैल हैव द राइट टू स्पीक एंड टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ द आइदर हाउस, एनी ज्वाइंट सिटिंग ऑफ द हाउसेज एंड एनी कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ विच ही मे बी नेम्ड एज ए मेंबर बट ही शैल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। कि जो प्रत्येक व्यक्ति जिसको मिनिस्टर के रूप में नियुक्त किया गया है, चाहे वो संसद के किसी भी सदन का सदस्य न हो, एक मिनिस्टर के रूप में वो संसद के किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों में, और दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भी वो भाग ले सकता है, लेकिन उसे राइट टू वोट नहीं होता, क्योंकि राइट टू वोट सिर्फ सदस्य को होता है। लोकसभा में सिर्फ लोकसभा का सदस्य वोटिंग कर सकता है, राज्यसभा में सिर्फ राज्यसभा का मेंबर है वही वोटिंग कर सकता है। एज ए मिनिस्टर चाहे वो लोकसभा का सदस्य है वो राज्यसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है, एज ए मिनिस्टर चाहे वो राज्यसभा का सदस्य है लोकसभा की कार्यवाही में भाग ले सकता है। संसद सदस्यों के प्रश्नों के उत्तर देगा वो, और सारी की सारी प्रोसीडिंग में भाग लेगा, उसे बोलने का अधिकार है, लेकिन उसे राइट टू वोट सिर्फ जिस सदन का वो सदस्य है उसी में है मिलेगा, और एक सदस्य के रूप में वो वोटिंग करेगा। लेकिन कोई व्यक्ति मिनिस्टर हो सकता है बगैर किसी भी सदन का सदस्य हुए। नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर्स, आर्टिकल 74 प्रोवाइड्स फॉर ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विद द प्राइम मिनिस्टर एट द हेड ऑफ द एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट इन एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस। यानी जो प्रेसिडेंट है उसको अपने फंक्शंस के बारे में एक्सरसाइज करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए, एडवाइस करने के लिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी। और दी 42nd एंड 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हैव मेड द एडवाइस बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। जो 42वां और 44वां जो संविधान संशोधन है, प्रमुख रूप से उन्होंने एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग कर दिया है। बाइंडिंग वो पहले भी थी, ये पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की एक ट्रेडिशन है कि जो ब्रिटिश ट्रेडिशन है उसके अंदर क्राउन है
वो नॉमिनल हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जो भी डिसीजन, जो भी एग्जीक्यूटिव वर्क्स इन द नेम ऑफ द क्राउन होते हैं, उनके ऊपर क्राउन की ओर से जो संबंधित डिपार्टमेंट का जो मिनिस्टर है वो उसके ऊपर हस्ताक्षर करता है। और ब्रिटिश ट्रेडिशन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार उसके द्वारा उसके जो हस्ताक्षर उसने किए हैं उसके लिए वो मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, किंग नहीं है। ब्रिटिश ट्रेडिशन में एक कहावत है, किंग कैन नेवर रॉन्ग, कि राजा कभी कोई गलती नहीं कर सकता। राजा गलती करेगा कैसे, वो काम ही नहीं करता। उसकी ओर से सारे कार्य मिनिस्टर्स के द्वारा किए जाते हैं और उन कार्यों को मिनिस्टर सर्टिफाई करता है, प्रमाणित करता है। भारत में हालांकि सर्टिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं है, मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट के लिए, कार्य के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हालांकि वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, उसका सेक्रेटरी है, वो सर्टिफाई करता है। लीगल लाइबिलिटीज़ नहीं है मिनिस्टर्स की भारत में एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। फर्दर द नेचर ऑफ एडवाइस टेंडर्ड बाय द मिनिस्टर टू द प्रेसिडेंट कैन नॉट बी इंक्वायर्ड बाय एनी कोर्ट। किसी भी कोर्ट के द्वारा इसकी इंक्वायरी नहीं की जा सकती कि किस तरह की क्या सलाह मंत्रिमंडल द्वारा राष्ट्रपति को दी गई। दिस प्रोविजन एम्फेसिस द इंटीमेट एंड कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द मिनिस्टर्स। ये जो प्रमुख रूप से जो आर्टिकल है, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच में जो कॉन्फिडेंशियल रिलेशन है, कि जो सरकार की जो सिक्रेसी है, गवर्नमेंट वर्क की जो सिक्रेसी है, जो एग्जीक्यूटिव वर्क की जो सिक्रेसी है, उससे रिलेटेड है। अगर कोर्ट को या इस तरह से इंक्वायरी करने का अधिकार होगा तो हर मामले में मुकदमेबाजी और कोर्ट केसेस होंगे और जो सिक्रेसी है गवर्नमेंट वर्क की वो आउट हो जाएगी। तो इसके लिए प्रमुख रूप से प्रोविजन किया गया है। इन 71 द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इवन आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लोक सभा द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर डज नॉट सीज टू होल्ड द ऑफिस। 1971 के एक डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्टेड दैट कि अगर लोकसभा को डिसोल्व कर दिया जाता है, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन के लिए किया गया हो, चाहे वो आफ्टर 5 years जनरल इलेक्शन के लिए किया गया हो, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो विल नॉट डिसॉल्व। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंटिन्यू होल्ड्स द ऑफिस, अपने पद पर रहेगी। राष्ट्रपति एग्जीक्यूटिव डिसीजन अकेले कभी नहीं हो सकता। राज्यों में अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिसॉल्व किया जा सकता है, पद से हटाया जा सकता है। गवर्नर एज ए एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंट रूल, गवर्नर एज ए एजेंट ऑफ प्रेसिडेंट काम करता है और सम एज ए रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट के रूप में भी काम करता है स्टेट में। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट में कभी भी प्रेसिडेंट रूल नहीं हो सकता। वहाँ हमेशा एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी और जो राष्ट्रपति को सलाह देगी और राष्ट्रपति उसी के अकॉर्डिंग काम करेगा। अगर राष्ट्रपति उस सलाह के अकॉर्डिंग, एड एंड एडवाइस के विपरीत जाके, अगेंस्ट जाके कोई काम करता है तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ द मिनिस्टर्स, मंत्रियों की नियुक्ति। मैंने पहले भी आपको बताया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जिस पार्टी को बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, जो पार्टी मेजॉरिटी पार्टी होती है, वो रूलिंग पार्टी बनती है और उस पार्टी का नेता देश का प्रधानमंत्री बनता है। उसके बाद प्रधानमंत्री की सिफारिश पर प्रधानमंत्री के द्वारा सौंपी गई लिस्ट के अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट अदर्स मिनिस्टर्स की नियुक्ति करता है। उसमें प्रेसिडेंट की अपनी इच्छा, अपनी आकांक्षा, किसी से नाराजगी या समर्थन कोई मायने नहीं रखता। उसको एज पर लिस्ट काम करना है। द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। लेकिन इसमें भी जो प्रेसिडेंट है प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति के मामले में अपनी इच्छा का पालन नहीं कर सकता, अपनी इच्छा के अनुसार नहीं कर सकता। उसे मेजॉरिटी पार्टी के नेता को ही प्राइम मिनिस्टर नियुक्त करना पड़ेगा। अगर किसी भी पार्टी को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं होता तो सबसे बड़े दल के प्रमुख नेता को आमतौर पर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है, या वो सबसे बड़े गठबंधन का, अलायंस का लीडर है तो उसको नियुक्त किया जाएगा। और अगर इस तरह की अगर कोई कन्फ्यूज़न की पोजीशन है जिसमें ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि किसको बहुमत का समर्थन प्राप्त होगा, तो अगर राष्ट्रपति को ये विश्वास हो जाता है कि इस पार्टी के नेता में के समर्थन में बहुमत साबित कर सकती है गवर्नमेंट, तो उसको प्राइम मिनिस्टर नियुक्त कर देगा और उसको एक निश्चित टाइम दे दिया जाता है, उसको मेजॉरिटी, अपनी मेजॉरिटी को प्रूव करना है लोकसभा में।
अगर इस तरह से प्रेसिडेंट के द्वारा कोई गलत डिसीजन हुआ है कि मेजोरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं साबित कर पाता है तो वो लगभग 10-12 दिन 13 दिन जितना उसको समय दिया गया है उसके अंदर अगर वो मेजोरिटी प्रूव कर दे तो ठीक, नहीं तो मैक्सिमम कार्यकाल उतना ही रहेगा जब तक लोकसभा में वो मेजोरिटी प्रूव कर पाता है। अगर वो नहीं कर पाएगा तो उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहली गवर्नमेंट बनी थी वो 13 ही दिन चल पाई। हालांकि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी थी और सबसे बड़े पार्टी के नेता के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर शपथ दिलाई गई, लेकिन अन्य राजनीतिक पार्टियों के द्वारा समर्थन नहीं किया गया, जिसके चलते उनकी सरकार गिर गई। और अगर मिड टर्म इलेक्शन के बाद दोबारा इलेक्शन हुआ, फिर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभर कर आई और उस पार्टी के नेता श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश के प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। दिस मीन्स द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट ओनली दोज मिनिस्टर्स हु आर रिकमेंडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, यानी अदर्स जो मिनिस्टर्स के मामले में है वो जो प्राइम मिनिस्टर एक जो लिस्ट सौंपेगा, जो सूची सौंपेगा, उसी के अकॉर्डिंग राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। प्रमुख रूप से जो प्राइम मिनिस्टर है, अगर वो गठबंधन की सरकार है तो अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को भी, और अगर वो एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की सरकार है, मेजोरिटी पार्टी की सरकार है, तो अपने पसंद के व्यक्तियों को मंत्री पद पर नियुक्त करता है। वो प्रधानमंत्री की पोजीशन, उसकी पार्टी में पोजीशन, उस सब के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर प्रधानमंत्री बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, जन समर्थन उसके पीछे है, तो वो अपनी इच्छा से भी मंत्रियों के पदों पर नियुक्ति कर सकता है, फिर भी उसे अपने प्रमुख पार्टी के नेताओं को वेटेज देनी पड़ती है। थैंक यू।